नमस्कार साथियों, तो स्वागत है इस वीडियो में आप लोग का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 20 फरवरी का शिफ्ट 4 वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि चौथा शिफ्ट का क्वेश्चन है और ये सेट भी क्या है, चौथा सेट है। तो चलिए क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत भार 42 kg है। यदि कक्षा में 33 kg और 39 kg भार के दो नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत कितना होगा। तो नया जो औसत बनेगा वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हम निकाल लेंगे। तो देखिए 22 विद्यार्थी का औसत कितना है, 42 है। कितना है, 42 है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। तो 2 की वृद्धि होने में क्या हो जाता है, 24 को विद्यार्थी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ ये देखिए औसत कितना है, 42 है। तो अगर ये 33 है ना, अगर 33 के जगह में 42 होता और 39 के जगह में भी 42 रहता, यानी कि दोनों के जगह में 42 रहता, तो क्या होता, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 42 से कम है। क्या है, कम है। तो कम है तो क्या था, औसत भी कम होगा, क्योंकि नए विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ क्या है, कम है। तो कम है तो औसत में कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी। तो कितने कमी आएगी आइए देखते हैं। तो यहाँ 33 जो है, 42 से कितना कम है, 33 जो है 42 से कितना कम है। यहाँ आप देखेंगे -9 कम है। कितना कम है, यानी 9 कम है। और 39 को देखिए, 39 42 से कितना कम है, 3 कम है। तो -3 लिखेंगे। अगर ज़्यादा रहता तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना कम है, 9 3 12, यानी कि -12 क्या है, कम है। यानी 12 की क्या है, कमी है। ठीक है, अब विद्यार्थी कितना, नया विद्यार्थी कितना हो गया, मतलब सब मिला के कितना हुआ, 24 हुआ। तो 12 की कमी है कितने पर, 24 पर। 12 की कमी कितने पर है, 24 पर। ठीक है, तो ये कटेगा 2 बार में, यानी 1/2। तो 42 माइनस 1/2 का मतलब 0.5 होता है। तो 42 में अगर हम आधा घटा देंगे तो क्या होगा, 41.5 हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से जो है इसका निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब 2 नंबर का सवाल को देखिए। 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक जो है गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज लिए गए थे। तो उनके अंक का सही औसत है। तो सही औसत हमें बताना है। तो देखिए 13 विद्यार्थी का औसत क्या है, 130 है। कितना, 130 है। अब यहाँ यह देखना है कि किसके जगह क्या लिया गया है। तो 32 के जगह पे 23 लिखा गया। तो देखिए 32 के जगह पे, यानी होना कितना चाहिए, 32, लेकिन दिया कितना, 23 दिया। तो यहाँ पर कम दिया, क्या दिया, कम दिया। लेकिन रियल में क्या है, ज़्यादा है। रियल में क्या है, ज़्यादा है। तो हमें रियल वाला ही निकालना है ना। लेकिन यह कितना है, 23, मतलब 23 का ही निकाला गया था। तो रियल में कितना है, तो रियल में देखिए कितना कितना ज़्यादा है। तो आप यहाँ देखेंगे 23 मतलब 32, 23 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो +9 करेंगे। हम हमेशा रियल वाले को देखें। तो रियल कितना है, 32 है। 32 रियल है, यानी कि 9 ज़्यादा है। तो इसमें +9 करेंगे। क्या करेंगे, +9 करेंगे। अब देखिए विद्यार्थी का एक हुआ है, तो विद्यार्थी आपका 13 गो है। तो ये 9 जो है क्या, 13 गो में बटेगा, 13 गो में बटेगा। तो बटे 13। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 130 प्लस, अब देखिए 13 7 91, यानी कि 0.7 के आसपास लगभग आएगा। तो 130.7 यहाँ पर लगभग में आ जाएगा, जो कि आप देखेंगे तो ये लगभग में इतना ही, यानी कि हम इसे 130.7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर का सवाल देखिए। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 और 14,400 रुपये में है। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन हमें बताना है। देखिए समय 2 दिया, 2 साल का समय दिया है। पहले हम साधारण ब्याज को देखेंगे। तो ये आपका साधारण ब्याज है। तो देखिए 2 साल में 12,800, तो 1 साल का कितना होगा, तो 1 ईयर का कितना होगा। देखिए 2 साल में 12,800 है, तो 1 साल का, तो इसका आधा कर देंगे। तो 12,800 का था 6,400, 6,400 करने का मतलब है 1 साल में जो है 6,400 प्राप्त होता है ब्याज है, 6,400। तो देखिए तो हम ऐसा करते हैं, जैसे कोई अमाउंट है, जैसे प्रिंसिपल हमें मूलधन निकालना, तो मूलधन यानी P, जैसे P कोई मूलधन है, कोई अमाउंट है, तो इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। तो देखिए अब इसमें ब्याज है, देखिए ब्याज कैसे प्राप्त होगा। तो पहला वर्ष 6400 प्राप्त होगा और दूसरा वर्ष भी क्या होगा, 6400 ही यहाँ पर जो है प्राप्त होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये दोनों जब प्राप्त होगा, ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज का बात, किसका बात हो गया, साधारण ब्याज का यहाँ पर बात हो गया। अब हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर कितना इतना है। अब देखिए साधारण ब्याज जो होता है उसमें क्या होता है कि उतने ब्याज मिलेगा, लेकिन जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में आता है तो ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है। तो अगर हम तो इसी से हम कंपेयर करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, समय यहाँ 2 साल का है दोनों में। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 14,400। तो अब देखिए ये इससे कितना ज़्यादा है, 12,800 जो है, ये 14,400 कितना ज़्यादा है इससे, ये कितना ज़्यादा है इससे। तो यहाँ पर देखिए 12,000 1600 क्या है ज़्यादा है। तो देखिए 1600 ज़्यादा जो यहाँ मिल रहा है, ये 1600 ज़्यादा यहाँ पर मिल रहा है, किसका मिल रहा है, इसी का ब्याज। ये 6400 का जो ब्याज होगा वही आपका 1600 हो जाता है, 1600 हो जाता है, क्योंकि चक्रवृद्धि का मतलब ये होता है कि ब्याज पर ब्याज। तो देखिए ये आपका पहला साल है ना, और ये दूसरा साल। तो इसका नियम क्या है कि जैसे हम दूसरे साल में जाते हैं वैसे क्या होता है, हमें पहला साल का जो भी ब्याज होता है उसका भी ब्याज मिलने लगता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 1600 हो रहा है। अब देखिए 1600 जो ब्याज है किसका है 6400 का। तो इससे हम इसका दर निकाल लेंगे। तो 1600 में ब्याज मिला किस पर 6400 में, कितने पर 6400 में। तो गुना 100, गुना 100, 0 0 ख़त्म, और ये 64 कटेगा 4 बार में, और ये 100 बार में। फिर ये 4 कटेगा 100 से जो है 25 बार में। तो यहाँ कटेगा 25 बार में, यानी कि 25% क्या निकला दर निकला, 25% क्या निकला दर निकला। अब देखिए यानी करने मतलब है कितना दर मिल रहा है 25% मिल रहा है, 25%। लेकिन अगर हम रुपये में बात करें तो रुपया में कितना मिल रहा है एक साल में। देखिए एक साल में यहाँ बोल रहा है 25% मिल रहा है, कितना मिल रहा है 25%। एक साल में जो कितना मिल रहा है 25%, एक साल में 25% मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ कितना मिल रहा है एक साल में 6400 मिल रहा है, 6400। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 25% है, ये जो आपका यहाँ पर जो 25% है, 25%, ये इसका वैल्यू क्या है 6400, क्या है 6400। हमें क्या है मूलधन निकालना। तो मूलधन तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा। देखिए जब 25 का वैल्यू 6400 है, यानी कि ये क्या है इसका 4 गुना है, क्या है 4 गुना है। तो ये भी तो इसका 4 गुना ही होगा ना। तो 6400 गुना 4 करेंगे तो आपका होगा 64 गुना 4 क्या होगा 256 होगा, और यहाँ 00, 25,600 क्या है आपका 25,600 आपका जो है क्या हो गया यहाँ पर जो है ब्याज कहते हैं मूलधन हो गया, मूलधन। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर का। देखिए अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता, यदि वह उसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 26 रुपये कम में बेचता तो उसे जो है 10% का लाभ होता। तो विक्रय वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं CP और SP, ठीक है। मान लेते हैं उसने किसी वस्तु को 100 में खरीदा था, मान लेते हैं उसने जो है किसी वस्तु को 100 में खरीदा था, ठीक है। क्या कहता है कि 30% कम मूल्य पर मतलब 10% की हानि होती है, 10% की। तो अगर 100 में 10 की हानि हो गई तो यानी कि 90 में बेचा तब ना 10 की हानि हुई, ठीक है। अब क्या बोला है कि अगर वह 30% कम में खरीदता, 30% कम में खरीदता, जैसे उन्होंने 100 में खरीदा तो 100 में नहीं खरीद के कितना में खरीदता 70 में खरीदता, कितने में खरीदता 70 में खरीदता, और इसे 26 रुपये कम में बेचता। तो यहाँ जो रुपये वाला बात है रुपये कम में देखेंगे, पहले परसेंट को देखेंगे। तो क्या होता है उसे 10% का लाभ होता। तो अगर यहाँ पर 70% का जो लाभ होगा, अगर यहाँ 70 रुपये में खरीदा और इस पर अगर 10 का लाभ होगा, अगर इस पर 10 का लाभ होगा 10% का, तो 70 का 10% कितना होगा। यहाँ पर देखिए 70 का 10% क्या होगा 7 होगा। तो 70 7 77, यानी कि 77 में बेचेगा तब क्या होगा 10% का लाभ होगा। अब हम यहाँ रुपये में देखते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है ना, पहले 90 में बेच रहा था, यहाँ क्या बोला है कि 26 रुपये कम में। तो 90 ये 77 जो है 90 से कितना कम है, 77 90 से कितना कम है 13 कम है, कितना कम है 13 कम है। और 13 का वैल्यू यहाँ क्या है, 13 का वैल्यू यहाँ 26 हो गया, कितना हो गया 26 हो गया। तो इससे 1 का वैल्यू निकल जाएगा, तो 1 का वैल्यू क्या निकला 2 निकला, 1 का वैल्यू क्या निकला 2 निकला।
हमें क्या बोला करे मूल, तो करे मूल तो आपका 100 है, करे मूल तो यहाँ 100 है, तो एक का वैल्यू कितना है 2 है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, तो 100 का वैल्यू क्या होगा 100 गुना 2 बराबर 200 हो जाएगा, बराबर 200 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन को देखिए x1 x2 x3 एक काम को क्रमशः 90, 45 और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 ने जो काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले से काम छोड़ दिया, तो काम जो कितने दिन में पूरा होगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए x1 x2 और यहाँ पर x3 तीनों का काम देखते हैं, तीनों का काम कितना कितना है, इसका 90 है, इसका यहाँ पर 45 है और इसका यहाँ पर 67.5 है। तो हम तीनों का पहले एलसीएम लेके जो कार्य क्षमता निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता इसका जो है हम यहाँ पर कितना निकल जाएगा 90, 45 और 67.5 का। तो अगर हम 135 को लेते हैं तो इससे कटेगा, लेकिन 45 है, 90 नहीं कटता है, तो 90 तो 270, हाँ 270 आएगा, 270 जो कि 90 से भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तीनों से कट जाएगा 270। तो 270 90 में कितने बार में, 90 में कितने बार में, 3 बार में, कितने में 3 बार में। फिर 45 में कितने बार में, 45 में आपका 6 बार में, कितने बार में 6 बार में, और 67.5 में 4 बार में। यानी कि ये जो x1 x2 और x3 ये तीनों का क्षमता निकला। ये क्या निकला, क्षमता निकला। यानी कि x1 3 काम करता है एक दिन में, x2 6 काम करता है और x3 आपका 4 काम करता है एक दिन में। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है कि तीनों ने मिलकर जो है 13.5 दिन तक काम किया। यानी कि क्योंकि देखिए x2 ने जो है 13.5 दिन के बाद ही काम छोड़ा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 13.5 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया, तीनों ने मिलकर। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेगा, 3 और 6 9 और 9 और 4 13, यानी कि 13 काम आपका हो रहा है कितने में, एक दिन में। एक दिन में 13 काम, एक दिन में 13 काम। तो एक दिन में 13 काम, एक दिन में क्या हुआ 13 काम, तो 13.5 दिनों में कितना काम होगा, तो बस इधर गुना करेंगे, 13 गुना 13.5। ठीक है, तो 13 गुना 13 169 और फिर 0.5, तो 13 का आधा 6.5, तो 69 और 6 175, यानी कि यहाँ पर क्या है 175.5 काम यहाँ पर हुआ, 5 काम यहाँ पर हुआ। लेकिन टोटल काम कितना है यहाँ पर आप देखिए। अब यहाँ पर टोटल जो काम है, यहाँ पर जो टोटल काम है 270 है। तो 270 में से 175 काम यहाँ पर हो गया, 175.5 काम जो है हो गया है। तो बचा कितना, तो अब इसमें घटा के देखते हैं। तो यहाँ पर तो 0.5 ही आएगा और यहाँ पर जो है मतलब जो है 9 में 5 गया 4 और फिर यहाँ 7, फिर 16 में 7 गया 9, फिर यहाँ 0, यानी 94.5 काम बचा। यहाँ पर जो 94.5 काम यहाँ पर बच रहा है। अब यही काम जो है किसे करना है, ये तो x2 का काम हो गया, इसका काम हो गया, चलिए इसे मिटा देते हैं, इसका काम यानी हो गया। तो बचा क्या x1 और x3। तो ये कि देखिए कितना काम यहाँ पर कर रहा है, 3 काम और 4 काम, 3 और 4 7, यानी कि 7 काम यहाँ पर हो रहा है। तो एक दिन में 7 काम, यानी कि 7 काम एक दिन में कर रहा है, तो 94 काम कई दिन में करेगा, तो 94.5/7 करेंगे तो इससे दिन निकल जाए कई दिन हुआ। तो 7 से इसे भाग देकर अब देखते हैं, तो 7 से भाग देते हैं, तो ये 7 से यहाँ पर कटेगा 91 आपका 1391 13 बार में दशमलव, फिर आपका यहाँ बचा कितना 3 बचा 35 आपका 5 बार में 13.5 दिन हुआ। 13.5 में क्या किया, x1 और x3 काम किया। हमें इसमें टोटल दिन पूछा है, तो यहाँ तो इसका ये हो गया, और 13 दिन में तीनों मिलके भी किया था। देखिए 13.5 दिन जो है दोनों ने मिलकर किया और 13.5 दिन तीनों ने मिलकर किया। टोटल कितना हुआ 13 और 13 26 और 0.5 यानी कि 27, टोटल कितना हुआ 27, यानी कि 27 दिन में काम क्या हुआ, पूरा हुआ। 27 दिन में क्या हुआ, काम यहाँ पर पूरा यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
2016 मतलब भाग 4 है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहले भाग का काम करेंगे, तो ये 4 से कटेगा कितने बार में, 2016 कितने बार में कटेगा, 504 बार में, प्लस 32 गुना 6 करते हैं। तो 32 गुना 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 हासिल 1 और 18 1 19, यानी कि 192 माइनस 26 गुना 3 78। ठीक है, अब चलिए इन दोनों को प्लस करते हैं। तो देखिए 4 और 92 96 और 5 एक 6 600, यहाँ हुआ 696 माइनस 78। अब 96 में 78 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 2206 आपका सॉरी हाँ 12 और 6 आपका 18 और इधर आपका 6, यानी कि 618 आएगा घटाने पर 618। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं के साथ गुना हो जाती है। तो 20 वर्षों में जो है समान साधारण ब्याज दर पर स्वयं के कितना गुना हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 साल में कितना हो रहा है, 10 ईयर का हमें बोल रहा है, तो कितना हो रहा है। जैसे कोई धनराशि 1 था तो 100 था, तो 100 से कितना हो गया, 100 से 700 हो गया, कितना हो गया 700 हो गया। तो कितने परसेंट की यहाँ पर वृद्धि हुई, तो 600, 100 में 600 की वृद्धि हुई, तो यानी कि 600% की वृद्धि हो रही है, 600% की जो है वृद्धि यहाँ पर हो रही है। तो देखिए 10 साल में 600, 10 साल में 600, तो 20 साल में कितना होगा। देखिए जब 10 साल में 600 है तो 20 साल में कितना होगा, 20 साल में क्या होगा 1200 होगा, कितना होगा 1200। 20 साल में कितना यहाँ पर होगा, 20 साल में यहाँ कितना होगा 1200 होगा, कितना होगा 1200। 20 साल में कितना होगा 1200 होगा, यानी कि 20 साल में 1200% की वृद्धि होगी, 1200% की वृद्धि होगी। तो कई गुना हो जाए, कई गुना। जैसे कोई 100 है तो 100 में 12% की वृद्धि होगी, तो 100 में 1200 प्लस करेंगे, 100 का 1200% कितना होगा 1200 होगा। तो 100 में जब 1200 को जब प्लस करेंगे तो कितना होगा 1300 होगा, कितना होगा 1300 होगा, यानी कि कई गुना है 13 गुना है, कई गुना है 13 गुना है, तो 13 गुना यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है, 1 रुपये में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होती है। ठीक है, तो देखिए पहले हम आम का हिसाब बाद में करते हैं, पहले हम रुपया का हिसाब मतलब करते हैं। ठीक है, तो 1 रुपये में 35 खरीदता है, 1 रुपया, तो हमें 1 रुपया का मान के चलते हैं। तो 1 रुपया का कोई सामान खरीदा है तो उसमें 30% की हानि होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1 रुपये है तो 1 रुपये में 30% की हानि हो गया, तो यानी कि 1 रुपये में 30 पैसा का हानि हो गया। तो यानी बेचा कितने में 70 पैसा में बेचा, यानी 0.7 पैसा में क्या किया बेचा, 0.7 पैसा में क्या किया बेचा। ठीक है, अब आम का हिसाब करते हैं। ठीक है, 1 रुपये में 35 आम खरीदा और इतना में क्या हुआ 35 आम बेचा, इतना में क्या हुआ 35 आम क्या हुआ बेचा, 35 आम जो है क्या किया बेचा। तो देखिए 0.7 में 35 आम, लेकिन हमें 1 रुपये का यहाँ पूछ रहा है। देखिए 0.7 में 35 आम बेचा, तो 1 रुपये में कै को बेचेगा, तो 1 रुपये में कै को बेचेगा, तो 35/0.7 हो जाएगा। 10 मतलब को यहाँ पर हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा। फिर 7 से कटेगा कितने बार, 35 आपका 5 बार में और 0 50, यानी कि 50 1 रुपये में 50 आम बेचेगा, तब उसका क्या होगा हानि होगा, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए 9 नंबर का सवाल को देखिए अगर आप इसे नियम से करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए इसका आसान तरीका है बाय ऑप्शन। अब देखिए इसमें ऑप्शन में करना क्या है, क्योंकि देखिए ये तो आंसर की है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन आंसर ये तो आंसर की है ना, रियल में तो आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि मतलब जो सही है वो दिखेगा, रियल में नहीं रहेगा। तो हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए कैसे चेक करना है, पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन को देखिए एक बस अपने निर्धारित समय में जो 60 मिनट देरी से रवाना होती है, यानी कि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक यानी कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो है उसकी सामान्य चाल में जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। तो बस की सामान्य चाल कितनी है, तो हमें सामान्य चाल बताना है। तो देखिए हम ऐसा करेंगे, इसमें जो सामान्य चाल हमें बताना है। तो हम जैसे 60 को देखिए, 60 हुआ सामान्य चाल। ठीक है, अब देखिए समय का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, देखिए यहाँ यहाँ लिखते हैं
यहाँ लिखते हैं। तो देखिए क्या होता है, चाल यहाँ देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। तो समय बराबर क्या होगा, तो समय अगर हम निकालना चाहें तो समय बराबर कोना गुना हो, तो ये चाल नीचे आ जाएगा, तो दूरी बटे चाल यहाँ पर हो जाता है दूरी बटे चाल। तो देखिए हम यहाँ पर जैसे देखिए पहला हम अगर समान गति को अगर हम 60 माने, तो समान गति आपको कितना है, 60 है। तो हम 300 में क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे, 300 में क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे, तो कितना यहाँ पर आएगा, 5 बार में कटेगा, 5 बार में, ठीक है। अब देखिए अब अगर इसमें 10 का वृद्धि करें, 10 का वृद्धि करें तो 300 बटे 70 होगा, 300 बटे 70। तो ये कितने बार में कटेगा, तो देखिए ये कटेगा 10, मतलब आ जाएगा, मतलब कटाने पर। लेकिन इन दोनों का जो अंतर आएगा, जैसे यहाँ देखा, इन दोनों कटाने पर जो भी इसका अंतर आएगा कितना आना चाहिए, 1 घंटा, यानी 1 अंतर आना चाहिए, क्योंकि 60 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटा। तो 1 घंटा का इसमें अंतर आना चाहिए, तो यानी कि इसमें जितना भी दिया रहेगा उतने का इसमें अंतर आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो नहीं हुआ, चलिए इसे हटाइए। अब आगे देखिए, जैसे 40 को लेते हैं, तो 40 तो इससे कटेगा ही नहीं, तो इसलिए इसका बातें ख़त्म हो गया। 50 को देखिए, तो अगर हम 300 में जब 50 का भाग देते हैं तो कितने बार में कटा है, यहाँ पर 6 बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, 6 बार में। और अगर हम इसमें 10 प्लस करें तो कितना हो जाए, 60 हो जाता है। तो 300 में अगर हम 60 से भाग दें तो कितने बार में कटेगा, 6 बार, 5 बार में। अब देखिए क्या इन दोनों का अंतर यहाँ पर 1 है, तो देखिए हाँ इन दोनों का अंतर यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही इसका क्या हुआ, सही जवाब हुआ, यही इसका क्या हुआ, सही जवाब हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर पहले भाग का काम करेंगे, तो ये यहाँ 226 का आधा क्या होगा, 113 होगा, 113, ठीक है। अब 113 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा, 565 होगा, 565, और यहाँ कितना माइनस 443, 443। तो 443 में माइनस 565, तो माइनस, तो क्योंकि कम में ज़्यादा घटा है तो माइनस तो होबे करेगा, 565 यानी 100, अब 65 में 43 गया 22, यानी 122, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3, 5, 7। तो 6 वर्ष पहले उनके आयु का योग 87 था, तो उनके वर्तमान आयु बताना है। तो वर्तमान आयु, तो आयु यहाँ पर देखिए 3 है, 5 है, 7 है, टोटल कितना हुआ, 3 और 5 8, 8 और 7 15, कितना हुआ, 15 हुआ, यानी कि 15x तीनों का आयु हुआ। अब हमें जो है 6 वर्ष पहले का दिया है, 6 वर्ष पहले, तो व्यक्ति का 3 गो है, तो 6 वर्ष पहले, तो 3 गो व्यक्ति है, तो 6 थे 18, यानी तो हम इसमें माइनस 18 करेंगे, क्योंकि पहले का बात करेगा तो माइनस करेंगे, और बाद का बात करेगा तो प्लस करेंगे। तो पहले का बात हो रहा है तो माइनस करेंगे, तो क्योंकि 6 वर्ष इसमें बताया गया है, और व्यक्ति का 3 गो, जो 6 थे 18 है, तो माइनस 18 करेंगे, कितना आयु हो जाता है, 87 इसमें था, कितना था, 87 था। तो 15x बराबर यहाँ पर कितना होगा, 18 उस पर आ जाएगा तो 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकलेगा, 15 से कटेगा कितने बार में, 7 बार में। x का मान क्या निकला, 7 निकला, क्या निकला, 7 निकला। तो अब देखिए, तो पहला क्या है, 3 है, तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 गुना 7 है, 21 होगा, अनुपात, फिर क्या है, 5 है, यहाँ क्या है, 5 है, कलर बदलते हैं, ठीक है, यहाँ क्या है, 5 है, तो 5 गुना 7 करेंगे, कितना होगा, 35 होगा, ठीक है, अनुपात। फिर यहाँ क्या है, 7 है, फिर 7 गुना 7 क्या होगा, 49 होगा, 21, 35 और 49, किस ऑप्शन में, यहाँ देखिए 21, 35 और 49, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू जो है 10:13 के अनुपात में है, और सेलिन के पास जो है नाशपाती और आड़ू का जो है इसमें जो है 7 और 9 के अनुपात में है। तो विक्रम के पास जो है 5 और 7 के अनुपात में है। तो किसके पास जो है ज़्यादा अनुपात में है, किसके पास ज़्यादा अनुपात में है। तो देखिए यानी कहने का मतलब जैसे ये मतलब अनुपात में दिया, कहीं का भिन्न टाइप में दे दिया जाता है, तो हमें चलिए वही देखना है। तो पहला आपका, इसे हम बटे में भी लिख सकते हैं, ठीक है, पहला, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा आपका 5/7 हो गया, ठीक है। ऐसे में इसे कोना गुना करके भी देख सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर देखिए यहाँ से गुना करते हैं, कोना गुना करेंगे, कलर पर बदल लें, ठीक है। तो यहाँ 90 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 13 × 7 = 91,
यानी कि बड़ा तो आपका यही वाला होगा बड़ा, यहाँ पर ये बड़ा हो गया। अब इन दोनों का कंपेयर करते हैं, इन दोनों का, ठीक है। 7 गुना 7 49, यहाँ पर मतलब 49 हुआ ना, और यहाँ पर 5 गुना 9 गुना 5 45, यहाँ पर आपको 49 हो जाता है। तो यहाँ पर 49 हुआ ना, 49 यहाँ पर हो जाता है, और यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर आपका 9 बचे 45। तो बड़ा तो यही हुआ, यानी कि इससे भी बड़ा जो यही वाला हुआ, ये वाला जो क्या वो इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा जो है, यानी कि बीच वाला क्या है सबसे बड़ा है। तो बीच वाला किसके पास है, 7.9 किसके पास है, सेलिन के पास। सेलिन के पास क्या है ये, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 35 पर पावर 29 है, तो मतलब को जो 10 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ जो 35 है, यहाँ पर 35, तो इकाई क्या है 5 है, और 5 पर पावर कितना बढ़ेगा उसका इकाई अंक 5 आता है। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा। इकाई जो इसका जो इकाई अंक है, इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। तो देखिए 5 आएगा, तो अगर यहाँ पर 5 रहता तो तब तो कट जाता पूरा पूरी, लेकिन क्योंकि 10 है, तो 10 है तो अंक कितना बचेगा। जैसे कि किसी का इकाई अंक 5 रहेगा, तो उसको अगर 10 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 10 से भागने क्या होगा 5 बचेगा। जैसे देखिए, जैसे 55 को देखिए, 55 को अगर हम इसे 10 से भाग देंगे तो ये 5 बचे जाएगा शेषफल, ठीक है। वैसे जो है 75 को देखिए, तो 70 कट जाएगा, लेकिन 5 बचे जाएगा ना, यानी कहने मतलब इकाई अंक जो रहेगा जो वही इसमें बच जाएगा 10 से भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इसका जो सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। यदि किसी डैश का मूल्य 800 रुपये से घटकर जो है 720 रुपये हो जाता है, तो डैश के मूल्य में कितने की कमी आई। तो कितने की कमी आई, तो 800 से कितना हो गया 720 हो गया, यानी कितने की कमी आई, कितने की कमी आई 80 रुपये की। तो ये जो 80 रुपये की कमी है किस पर, इस पर, या 800 पर कमी है, कितने पर 800 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, यहाँ से तो 0 0 खत्म ही हो जाएगा, और ये कटेगा ऐसा 10 बार में, यानी कि 10% की क्या आई कमी आई, 10% की कमी आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए एक गोले की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है, 4πr²। 4 गुना पाई का मान 22/7 होता है, और r का मान क्या 3.5 गुना 3.5, तो 7 से तो यहाँ कट ही जाएगा 0.5 बार में। अब यहाँ चले लिखते हैं 4 गुना 22 गुना, अब देखिए यहाँ 0.5 है, तो 0.5 को हम 5/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा। और यहाँ 3.5 है, तो इसे हम 35/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कटेगा 2 बार में, और यहाँ से 5 से कटेगा ये 7 बार में। कलर बदलते हैं पहले, यहाँ से ये 7 बार में, और यहाँ से 2 बार में, फिर 2 और 2 यहाँ से 4 से कट जाएगा, फिर बचा कितना यहाँ 22 गुना 7 बचा, 22 गुना 7 आपका 154 होता है। कितना होता है 154, जो कि यहाँ पर जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए ये भी घटाने वाला है, तो यहाँ पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 20 में 8 गया 12, तो 12 यहाँ पर हुआ, 48 में 12 गया, तो यहाँ कितना बचेगा 36 बचेगा 36 बचेगा, और 4 या 12, 36 भाग 12 बराबर 3 बार में कट जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए। सोनू अकेले एक मैच को जो है 135 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले इसे 250 दिनों में बना सकता है। तो मोनू काम शुरू करता है और 75 दिन तक काम करता है, तो सोनू जो है शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सोनू यानी कि एस ये 125 में करता है, और मोनू जो यानी कि एम ये जो है 250 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम कितना है, एलसीएम लेंगे यानी क्षमता निकालेंगे, तो 250 इसका निकलेगा, तो क्षमता कितना निकल जाएगा 125 है 2 बार में, और ये 1 बार में, यानी कि ये सोनू जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, और मोनू एक दिन में 1 काम कर रहा है। काम का शुरुआत कौन कर रहा है, मोनू शुरुआत कर रहा है। तो मोनू एक दिन में 1 काम करेगा, तो 75 दिन में क्या काम करेगा, एक दिन में 1 काम, तो 75 दिन में भी जो है 75 काम ही करेगा। कितना काम करेगा 75 काम। टोटल काम 250 है, तो 250 में से 75 काम मोनू ने कर दिया, तो बचा कितना, तो इसमें बचा कितना, अंतर घटा देंगे, यानी अंतर, तो घटा कितना
तो यहाँ पर 10 में 5 गया 5 है, फिर 14 में 7 गया 7, 75 काम बचा, सॉरी 175 काम क्या हुआ, बच गया, 175 काम क्या हुआ, बच गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यही काम किसको करना है, ये काम सोनू को करना है। किसको करना है, सोनू को करना है। तो सोनू एक दिन में 2 काम करता है, यानी कि 2 काम एक दिन में, तो 175 काम कई दिन में, 2 काम एक दिन में, तो 175 काम कई दिन में। तो सीधा हम 2 से इसे भाग दे देंगे, क्योंकि तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 से भाग देंगे तो दिन निकल जाएगा। तो 175 का आधा कितना होगा, 87.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य जो है 7,788 रुपये है। तो वस्तु का छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका छूट कितना है वो हमें बताना है। तो ये कितना है, अब इसमें देखिए कितने का कमी यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ क्या है, 7,788। तो अगर यहाँ पर पूरी 7800 होता तो पहले हम 7800 मान के चलते हैं। तो 7 7 4 11, यानी कि 4000 तो इधर हुआ, और यहाँ पर 12, यानी कि 4012 का क्या है, छूट है। 4012 का यहाँ पर छूट यहाँ पर दे रहा है। 4012 का क्या दे रहा है, छूट यहाँ पर दे रहा है। कितने पर, इस पर दे रहा है 11,800 पर छूट दे रहा है, 11,800 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, 0 0 यहाँ से ख़त्म। अब यहाँ पर इसे कटाते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो हाँ ये 2 से पहले कटाते हैं, तो ये 59 बार में, और ये 2 से जो है 2006 बार में। हाँ ये 59 से कट जाएगा, कटाते हैं। तो 59 से अगर हम इसे कटाएं तो 200 या 3 बार में अगर हम कटाएं, 3 बार में कटेगा आपका जो है 9 या 27 से 50 और 27 आपका 77। तो 177 यानी 23 बचेगा। तो 3 बार में कटा, फिर 23 बचा, फिर 236, फिर 236 आपका जो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 34 आया। क्या है, 34 आया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और 2 सवाल बचा है, जल्दी से जो है देख लेते हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से जो है 20% अधिक है। यदि 20 रुपये की छूट देने के बाद कुर्सी 220 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी CP, MP और SP को देखना है। SP तो MP कितना है आपका, क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो अगर क्रय मूल्य 100 है, अगर क्रय मूल्य 100 है तो MP कितना है, 120 है। और इस पर 20 रुपये का छूट देने के बाद जो है कुर्सी जो है 220 में जो है 220 में बेचा जा रहा है, 220 में जो बेचा जा रहा है। तो 20 रुपये का छूट देने के बाद इसमें बेचा जा रहा है 120% में। तो देखिए ये क्या परसेंट है, तो यहाँ ये देखिए 120% है और यहाँ 100% है। तो अगर हम इसमें 20 का छूट दें, यानी कि अगर हम 20 माइनस करें तो कितना हो जाता है, 220 हो जाता है। कितना हो जाता है, 220 हो जाता है। तो 120 का वैल्यू अगर हम पूरा निकाल लें तो 120% का वैल्यू क्या होगा, ये माइनस उस पर जाएगा तो प्लस होगा, यानी कि 240 का है, 240 है, क्या है 240। 0 0 यहाँ से ख़त्म। तो इससे हम 1% का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो 1% का वैल्यू, तो एक ये कटेगा इससे 2 बार में, यानी कि 1% का जो वैल्यू क्या निकला, 2 निकला। 1% का वैल्यू 2 निकला, 1% का वैल्यू क्या निकला, 2 निकला। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% का वैल्यू क्या होगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब ये तो CP हो गया। और SP कितना है, विक्रय मूल्य क्या है, 220 है। यहाँ क्या है 200 और यहाँ 220 है। कितना ज़्यादा है, 20 का फ़र्क है, 20 का फ़र्क है। तो ये जो 20 का फ़र्क है किस पर है तो 20 का तो फर्क है किस पर, 200 पर। किस पर, 200 पर। यानी कि लाभ या हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होता है। तो 200 क्या है, क्रय मूल्य है। तो बटे 100 मतलब गुना 100, 200 मतलब 20 रुपये का लाभ हो किस पर, 200 पर। तो 100 पर कितना होगा, यहाँ से 0 0 ख़त्म, कटेगा 10 बार में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। यदि वो 57% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों में जो है
10 अंक अधिक मिलते, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, कितने अंक यहाँ पर होने चाहिए हमें यहाँ पर बताना, अंक हमें बताना कितना यहाँ पर होना चाहिए, अंक यहाँ बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 32% है, तो 32% अगर वो लाता है तो क्या होता है 15 अंक उसे और चाहिए पास होने के लिए, 15 अंक। तो इसमें अगर हम +15 करें तब वो पास होगा, अगर हम इसमें +15 करें तब वो क्या होगा, पास होगा। और यहाँ पर क्या है 57% है, तो क्या होता है उसमें 10 अंक अधिक मिल जाता है, 10 अंक अधिक मिल जाता है। तो देखिए अगर हम 57 में 10 घटाएं तो इससे भी पास मार्क निकल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है 10 अंक अधिक है, तो अगर हम 57 में 10 माइनस करें तो इससे भी क्या निकल जाएगा, पास मार्क निकल जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये और ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर क्या होगा 57% -10 क्योंकि 10 उसमें अधिक मिल जाता है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, और या फिर अगर आप इसका आसान तरीके से करना चाहें तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा जो है आपको या इन दोनों को घटाना है और इन दोनों को प्लस करना है, यहाँ पर ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हो जाएगा, ये इस पर आएगा तो माइनस में घट जाएगा। तो 32 में 57 गया, मतलब 57 में 32 गया तो कितना आपका हो जाता है, 57 में 32 गया आपका हो गया 25%, 25% यहाँ पर हो जाता है, 25% यहाँ पर हो जाता है बराबर 15 और यहाँ 10 कितना हुआ 25 हो गया, 25 हो गया। क्योंकि इस पार अगर माइनस होगा और यहाँ इस पार अगर माइनस, तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 1% का वैल्यू क्या निकला, 1 निकला, क्या निकला 1 निकला। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछा है पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। तो 1% का वैल्यू 1 है, तो या तो हम इस पर करके निकाल सकते हैं या इस पर करके निकाल सकते हैं, जिस पर भी निकालना चाहिए वही बात वही पड़ेगा। तो किसी पर भी निकालते हैं, तो 1 का वैल्यू 1 है, 1% का वैल्यू 1 है, तो 32% का वैल्यू क्या होगा 32 होगा। तो 32% का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 32 होगा प्लस और यहाँ क्या है 15 है, तो बराबर 47, यानी कि 47 अंक पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, या फिर हम इसमें भी कर सकते हैं, तो इस बार अगर करते तो 57 होता ना, फिर -10 बराबर 47। बात देखिए जिससे भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।